मैं डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान, मुंगेर, हमारे प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस की शुरुआत कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाया। ऐसे तो हम लोगों का क्लास संपन्न हो चुका था, लेकिन रिवीजन क्लासेस बाकी है। अतः प्राचार्य महोदय ने ऑनलाइन सेवा पठन पाठन कार्यक्रम शुरुआत करने की अनुशंसा की। इसके लिए हम सभी छात्र छात्राओं को सूचित करते हैं कि LLB पार्ट 1 सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट मैरीटाइम लॉ से संबंधित विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण क्या है? समुद्री प्रदूषण क्या है? समुद्री प्रदूषण फैलने के क्या क्या प्रभाव होते हैं एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण से संबंधित बातों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले यह जानिए कि समुद्री प्रदूषण क्या है। समुद्री प्रदूषण एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो शहर के नदियों के द्वारा समुद्र को प्रदूषित किया जाता है। शहर में बहुत से कल कारखाने हैं और उनके प्रदूषक तत्व जितने भी रासायनिक एवं प्लास्टिक, ये सभी जितने भी कूड़े कचरे हैं, यह नदी मार्गों से समुद्र में विसर्जित होता है। सभी इंडस्ट्री के द्वारा जो कचरा है वह नालों के द्वारा नदियों में समाहित होता है और नदियों के द्वारा समुद्रों में समाहित होता है। इन्हीं प्रदूषकों के द्वारा समुद्री प्रदूषण फैलता है और इसी को हम समुद्री प्रदूषण भी कहते हैं। यह व्यापक रूप से फैलता है। समुद्री प्रभाव, क्योंकि समुद्र पूरी दुनिया का 2/3 भाग अपने में समाहित किया हुआ है और 1/3 भाग में पूरी दुनिया बसी हुई है। तो उन 1/3 भागों में बसे हुए विश्व संसार के सभी गंदगियाँ, प्रदूषक तत्व, केमिकल्स, फर्टिलाइज केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थ, कृषिजन्य पदार्थ, मानवजन्य पदार्थ, यह सभी नदियों में मिल जाती हैं और नदियों की सफाई तो ढंग से होती नहीं है। ये सभी सारे कचरे नदी मार्ग से होते हुए समुद्र में चला जाता है और यह समुद्री प्रदूषक का कार्य करता है और इस प्रकार समुद्र में प्रदूषण फैल जाता है और समुद्र का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम समुद्री प्रदूषण कहते हैं। अब इन प्रदूषणों के कारण समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, खनिज पदार्थ, ये सभी नष्ट होते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सभी प्रदूषकों के कारण समुद्री जीवों, चाहे वह बड़े जीव हों या सूक्ष्म जीव हों या समुद्र के गर्भ में छिपे हुए जीव हों,
और संरक्षण से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी विधियां हैं, सबों का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 194, 195 और 196 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या संयुक्त रूप से हो, समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने, उसे कम करने, उसे नियंत्रित करने के लिए अभिसमय के संगतपूर्ण कार्यवाही करना चाहिए। 197 अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम व मानक से निर्मित जो मानक है, जो विधियों के मानक बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और उसके द्वारा जो है प्रदूषण को रोकने, कम करने व नियंत्रित करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो पर्यावरण संरक्षण एवं परिरक्षण का कानून बनाया गया है उसे अपनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकृत कर उन्हें मानकों के द्वारा और अभ्यासों के द्वारा एवं प्रक्रियाओं के द्वारा ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 210 यह स्पष्ट कहता है कि जितने भी प्रदूषण हों समुद्र में, अगर किसी राज्य के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या संयुक्त तौर पर अगर पर्यावरण प्रदूषित होता है, समुद्री क्षेत्र प्रदूषित होता है, तो उसे संशोधित करने का, उस प्रदूषण को निकालने का एवं किस प्रकार रोका जाए और प्रदूषित ना हो, किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इसके लिए अपने अपने राज्यों के द्वारा अपने अपने कानून के अनुसार अपने समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण एवं परिरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 209 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम व प्रक्रियाएं जो समुद्र विधि के द्वारा निर्धारित की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 में स्पष्ट किया गया है, उन कानूनों को प्रत्येक राज्य अर्थात प्रत्येक देश स्पष्ट रूप से अपनाएंगे और उसे लागू करेंगे। यह स्पष्ट है कि उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने कानूनों के अंतर्गत समाहित कर और अपने कानून के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार प्रदूषण को, समुद्री प्रदूषण को रोका जाए, नियंत्रित किया जाए या कम किया जाए। अर्थात समुद्री प्रदूषण व्यापकता का रूप ना ले, उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, यह हम अपने राज्यों के कानून के द्वारा, यानी अपने देश के हित के द्वारा, देश के कानून के द्वारा उसे नियंत्रित कर सकेंगे। यह स्पष्ट कहता है, ये इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कह रहा है उसे ही हम मानक मानेंगे, बल्कि यह स्पष्ट कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ध्यान रखते हुए अपने कानून के अंतर्गत समुद्र विधि, अपने कानून में जो निर्धारित किया गया है, प्रत्येक देश अपने अपने संविधान में समुद्र विधि को ही लागू किया है, उनके द्वारा जो विधि मानक रूप से प्रस्तुत किया गया है, उन मानकों के अंतर्गत समुद्र के प्रदूषण को कम करने, रोकने व नियंत्रित करने के लिए उस कानून को लागू करेंगे और स्पष्ट रूप से लागू करेंगे। अगर उसके लिए शास्ति लगाना हो तो वह भी अपने कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लगावें। अंतर्राष्ट्रीय संस्था या समान राजनयिक सम्मेलन के माध्यम से राज्य जलपोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने, कम करने व नियंत्रित करने के लिए मानक स्थापित करेंगे, विधियां स्थापित करेंगे, यानी मानक अर्थात स्टैंडर्ड रूप में उस कानून को लागू करेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में समुद्र विधि पर सम्मेलन किया जाता है, जिनमें विश्व समुदाय के सभी देश शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद होते हैं, उन सम्मेलनों में भाग लेते हैं और
यह स्पष्ट कहा गया है कि समुद्र विधि में समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, उसे कम करने के लिए प्रत्येक देश के प्रतिनिधि अपने अपने ढंग से नियंत्रित करने के अलग अलग उपाय, नए नए कानून, नई नई व्यवस्थाएं, नई नई यंत्र शक्तियों का वहाँ पर उन सम्मेलन में चर्चाएं करें और चर्चा करने के साथ साथ उन्हें लागू करने की कोशिश करें। दूसरे देशों के द्वारा जो मानक स्टैंडर्ड विधियां या तरीके लागू किए जा रहे हैं, उन्हें सभी देश अलग अलग तरीके से अपने अपने विधियों के अनुसार वह नुकसान पहुंचाता है और इस प्रकार समुद्र में प्रदूषण फैल जाता है और समुद्र के प्रदूषित होने से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि समुद्र 2/3 भागों में बटा हुआ है और इसके चलते यह ज़्यादा प्रभावी होता है। खासकर जब समुद्रों का निष्कर्षण किया जाता है, समुद्रों से तेल, गैस एवं खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, उस स्थिति में इन द्रव्यों के निष्कर्षण के उपरांत बहुत सारे गैस, तेल एवं अन्य खनिज पदार्थों के द्वारा विदूषित गैस वह सब समुद्र में फैल जाता है, क्योंकि निष्कर्षण के समय रिसाव होता है और ये सारे तत्व वहाँ के जीव जंतु एवं खनिज पदार्थों को, बहुमूल्य पदार्थों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस प्रकार यह प्रदूषण बहुत व्यापक रूप से फैल जाता है। देखने से तो यह स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन खासकर तेल एवं गैस, यह पदार्थ जो है, इस प्रकार के तेलीय एवं गैसीय पदार्थ समुद्र को ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, क्योंकि यह जल्दी नष्ट नहीं होता है और समुद्र के प्रदूषण के उपरांत यह गैस और तेल का गैस, विदूषक गैस, विषैली गैस जो है वातावरण में भी फैलता है और जो हम मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार यह समुद्रीय प्रदूषण कहलाता है और इसे हम समुद्री प्रदूषण कहते हैं। लेकिन भविष्य में समुद्र विधि के पर आधारित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 में यह निर्धारित किया गया। ऐसे तो इसमें यह निर्धारण किया गया और 1982 के अनुच्छेद 320 अनुच्छेदों में से उसे अलग अलग अनुसूचियों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनके 12वें भाग में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के 12वें भाग में पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण से संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया है। इनमें स्पष्ट किया गया है, खासकर अनुच्छेद के भाग 12 में 182 अनुच्छेद से लेकर 237 अनुच्छेद तक सिर्फ पर्यावरण से संबंधित, यानी पर्यावरण संरक्षण, समुद्री पर्यावरण संरक्षण एवं परिरक्षण से आधारित बातों का उल्लेख किया गया है, आधारित विधियों का उल्लेख किया गया है। इनमें मुख्य से ऐसे बात हैं, जैसे अभिसमय के अनुसार राज्यों का दायित्व है कि वह द्रव्यों का विदोहन करने का प्रभुत्व संपन्न अधिकार है, परंतु उन्हें पर्यावरण नीतियों तथा समुद्री पर्यावरण को संरक्षित एवं परिरक्षित रखने के कर्तव्य के अनुसार करना चाहिए। अर्थात जब भी हम किसी बहुमूल्य पदार्थों का, किसी भी यौगिक का, तत्वों का, किसी मिश्रण का जब हम निष्कर्षण करते हैं, तो उस निष्कर्षण के समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिसाव ना हो, उनके साथ साथ जो विषैले गैस निकलते हैं वह निष्कर्षित ना हो, वह समुद्र में ना फैले। तो इनकी चर्चा अनुच्छेद 192 में की गई है। अनुच्छेद 193 में राज्यों को अपने प्राकृतिक द्रव्यों के विदोहन करने का प्रभुत्व संपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि समुद्री पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
194 में यह स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण नीतियों एवं समुद्री परिरक्षण और संरक्षण से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी विधियां हैं, सबों का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 194, 195 और 196 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या संयुक्त रूप से हो, समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने, उसे कम करने, उसे नियंत्रित करने के लिए अभिसमय के संगतपूर्ण कार्यवाही करना चाहिए। कोशिश करें, उसे अपने कानून में प्रावधानित करें। यह एक स्टैंडर्ड होता है और यह एक मानक होता है। इससे क्या होता है कि समुद्री पर्यावरण किस प्रकार नियंत्रित हो, समुद्र में प्रदूषण न फैले। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई अन्य देश एक नए तरह का एक यंत्र बनाते हैं और उन यंत्रों को अगर दूसरे देश को जानकारी देते हैं, उन सम्मेलनों में उनकी चर्चाएं करते हैं, तो उन यंत्रों को समुचित रूप से खरीद कर अपने यहाँ आयात करके, अपने यहाँ निर्यात करके और उन यंत्रों का इस्तेमाल कर समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय किया जाए। इस प्रकार सम्मेलनों में सभी देश एक दूसरे को अपने अपने तरीके, अपने अपने नियम, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपने अपने संसाधनों का चर्चा करें और इसके द्वारा एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग करें और उन्हें अपने अपने देशों में उन विधियों को, उन यंत्रों को, उन कानूनों को, उन चर्चाओं को, उन समाधानों को अपने अपने देशों में लागू करें। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 ने यह स्पष्ट किया है कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण एवं परिरक्षण अधिनियम जो निर्धारित किए गए हैं, जो उनके भाग 12 में स्पष्ट किए गए हैं, जो 192 से 237 सेक्शन में बांटे गए हैं, उनमें यह भी कहा गया है कि इनके द्वारा अलग अलग देशों के राजनयिकों के द्वारा यह स्पष्ट करें कि उन्होंने अपने देश में किस प्रकार समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और उनको प्रावधानित कर रही है। समुद्री पर्यावरण संरक्षण एवं परिरक्षण नियम को लागू करने हेतु अभिसमय में अनेक प्रावधान अपनाए गए हैं और जिनमें इन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अभिसमय 1982 के भाग 12 में सेक्शन 192 से 237 के अंतर्गत 213 से लेकर 222 तक जो है, यह अभिसमय में एक अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं और इन प्रावधानों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है और इन प्रावधानों के संबंध में कोई मतभेद भी नहीं है। सभी देशों ने सर्वसम्मति से इन प्रावधानों को स्वीकार किया है और अभिसमय के अनुच्छेद 235 के अनुसार समुद्री पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य जिम्मेदार हैं और राज्यों का दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उन दायित्व को पूरा करें। यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रत्येक देश के कानून में निर्धारित किया गया है, परंतु समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए और वह उसकी विस्तारवाद को कम करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, वह संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 में स्पष्ट किया गया है, जो उनके भाग 12 में सेक्शन 192 से लेकर 237 तक प्रावधानित किया गया है। उन सेक्शनों के बीच 213 से 222 तक पूरी विश्व समुदाय के लिए प्रावधानित किया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि और इन नियमों को सभी देशों ने सर्वसम्मति से
स्वीकार किया है तो स्पष्ट है कि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान के अनुसार उन्हें स्वीकार किया है तो स्पष्ट है कि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान के अनुसार उन्हें विशिष्ट कानून व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया जाए तथा और उन कानून को स्पष्ट रूप से अपने विधियों के अनुसार अपने देश के विधियों के अनुसार समुद्री प्रदूषण को कम करने, नियंत्रित करने एवं रोकने के उपाय करें और उस उपाय को कारगर साबित करें। इस प्रकार क्योंकि समुद्र व्यापक है और समुद्र का फैलाव पूरी दुनिया तक है, प्रत्येक देश लगभग पूरा देश समुद्र से जुड़े हुए हैं और जो समुद्र से के किनारे नहीं हैं फिर भी वह समुद्र के द्वारा व्यापार करते हैं और समुद्र के द्वारा व्यापार करना सुगम होता है क्योंकि जलपोतों के द्वारा कम खर्चे में व्यापार किया जाता है। लेकिन उन जलपोतों के द्वारा तेलीय पदार्थ, गैस जो समुद्र में फैलते हैं और वह तेल एवं गैस समुद्र को प्रदूषित करते हैं और वह प्रदूषण पूरे विश्व को प्रदूषित करते हैं क्योंकि समुद्र से जब कोई गैस ऊपर उठता है तो वह धरती के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं और इन प्रदूषणों को बचाने के लिए, इन प्रदूषणों को रोकने के लिए पूरे विश्व को अपने जलपोतों का ध्यान रखना होगा। जलपोतों का ध्यान यह स्पष्ट है कि उनके यंत्रों को, उनके स्वचालन को, उनके द्वारा जो निष्कर्षित होता है तेल व गैस उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, उनसे जो रिसाव होता है तेल व गैस उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इन पर ध्यान रखना होगा। बिना जांच पड़ताल किए उन जलपोतों को समुद्र में ना उतारा जाए, उनके द्वारा यात्रा ना किया जाए, उनके द्वारा व्यापार ना किया जाए जब तक कि वह रिसाव बंद ना हो जाए, वह यंत्र स्पष्ट रूप से सही ना हो जाए। इसके अलावा समुद्री मार्ग से प्रत्येक देश तेल एवं गैस पाइपलाइन बिछाते हैं तो स्पष्ट है कि वह समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश को वह पाइपलाइन जाता है, लेकिन उन पाइपलाइनों के द्वारा रिसाव भी होता है। तो स्पष्ट है कि जिन जिन देशों के द्वारा, जिन जिन देशों के माध्यम से यह गैस पाइपलाइन बिछाया जाता है जिससे गैस का रिसाव होता है, तेल का रिसाव होता है, इसे साफ किया जाए, इसे स्पष्ट किया जाए और इसे नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण जो है नियंत्रित होगा और समुद्री पर्यावरण संरक्षित एवं परिरक्षित रहेगा। अतः स्पष्ट है कि समुद्र विधि पूरे विश्व के द्वारा निर्धारित किया गया है, बनाया गया है और स्वीकार किया गया है और हमें मालूम है कि समुद्र पूरी दुनिया का धरोहर है, यह हमें विरासत में मिली है। इसलिए इनके खनिज पदार्थों का, बहुमूल्य पदार्थों का, जलीय जीव जंतुओं का हमें संरक्षण करना चाहिए और इन संरक्षण के लिए पूरे विश्व को एक मत से, एक नियम से उन्हें बचाना चाहिए। इस प्रकार हमारा समुद्री प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है और समुद्री पर्यावरण परिरक्षित एवं संरक्षित हो सकता है। धन्यवाद। इन्हें सभी छात्र छात्राओं को हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इन्हें ध्यान से सुनें और इन्हें अपने परीक्षा लेवल में लाएं। धन्यवाद।